हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का फिल फॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त एवं अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास ज्वाइन कर लीजिए। वॉइस, वीडियो, पीपीटी कैसी है? क्लियर है? कैसे हो? मज़े चल रहे हैं? पढ़ाई चल रही है? कैसे चल रहा है आपका मामला? मैं उम्मीद करूं कि आप सभी की मस्त पढ़ाई चल रही है। एक बार सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। एवरीवन कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये ग्रुप वगैरह तो सभी ने ज्वाइन करा होगा। यहाँ पर क्या है कि अपनी जो भी यूट्यूब वगैरह जो क्लासेस होती है ना, उसमें आप आराम से नोटिफिकेशन मिल जाता है, फिर आप क्लास को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेटिव वगैरह जो भी न्यूज़ मिलती है, कहाँ पर पीएचडी की वैकेंसी आई है, कहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, अलग अलग स्टेट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पे ग्रुप में मिल जाती है। तो कल तक अपना क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन अपना कंप्लीट हो गया था। प्रोडक्शन फंक्शन अपना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया था। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन अपने टाइप ऑफ, बाकी रिज लाइन वगैरह सब कुछ अपन ने अच्छे से रीड कर लिया था। वो अपन को पढ़ के काफ़ी मज़ा भी आया था, और उसके अपन ने पीवाई की क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी, मैंने टारगेट दिया कि आप एनवायरनमेंट पढ़ लो, जिन्होंने एनवायरनमेंट पढ़ लिए तो उनका मैं 1 से 2 दिन में क्वेश्चन टाइप से पूछ लूँगा। उसके बाद में आपको पब्लिक इकोनॉमिक्स नहीं, एनवायरनमेंट कंप्लीट करने के बाद में जस्ट डेमोग्राफी कंप्लीट कीजिए। और डेमोग्राफी में आपको ये करना है कि लाइव टेबल आपको किसी भी हालत में कवर करना है, क्योंकि वहाँ से अभी 2 अटेम्प्ट हुए ना लास्ट वाले, उसमें लाइव टेबल के बारे में क्वेश्चन नहीं आया। तो इस बार 100% प्रोबेबिलिटी है कि लाइव टेबल से एक क्वेश्चन आएगा। तो उसमें लाइव टेबल में आपको ये करना है कि सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, और फिर कॉलम अकॉर्डिंग कैसे पुटअप करके अपन वैल्यू याद कर सकते हैं। जिसमें 8 कॉलम होते हैं, जिसमें से आपको 7 कॉलम दे दिया जाएगा या फिर 5 कॉलम दे दिया जाएगा। बाकी वाले 2 अपन को डिटरमाइन करने हैं, वो अपन फॉर्मूले से कैसे याद कर सकते हैं। और दूसरा उसके बाद में ये क्या याद करना है कि कौन सी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है। मतलब जैसे अपन प्रोडक्शन फंक्शन देते हैं, जैसे लेबर कैपिटल को और एल लेबर को प्रेजेंट करता है, उसमें वो 8 कॉलम के चारों आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है। और लाइव टेबल में ये वाला अच्छे से करना, और बाकी डेमोग्राफी में इतना कुछ हार्ड है नहीं, बाकी 2-3 थ्योरी के सिद्धांत है वो अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग राजल लक्ष्मी, काफ़ी दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन की है। नेक्स्ट, नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर जी मेरे में। देखो, वो आपकी वहाँ की नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। बाकी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही? काफ़ी दिनों बाद आपने क्लास ज्वाइन किया है। हिमांशी, आपकी तो एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है, तो आप डेमोग्राफी कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि टेस्ट वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है। उस अकॉर्डिंग मैं आपका टेस्ट वगैरह भी ले लूँगा। राजलक्ष्मी, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप भी कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, और बाकी वाले सभी अभी रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर ऐसे नहीं है कि ड्रीम बनकर ही रह जाए, तो वो आपके लिए काफ़ी रिग्रेट का सब्जेक्ट बन जाएगा, टॉपिक बन जाएगा। खैर, मैं थोड़ा पहले कर देती तो मेरा आराम से जेआरएफ हो जाता। अभी इस टाइम एंड टाइम में मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अब इसमें फर्स्ट पेपर में भी आपको ये करना है कि अपना रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, वो आज की ना एक क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अपन रिसर्च एप्टीट्यूड कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 यूनिट तो मेरे साथ लेके चलना है। तो आपको एक काम करना है कि लॉजिकल रीजनिंग वाला है ना, देखो पहले, सबसे पहले तो यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में कैसे? ये करो, रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन और पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। इनको तो एक टेबल पे ऐसे बना लो कि ये 4 यूनिट अपन कवर करनी। फिर क्या करना है कि लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन और आईसीटी, इनका 3 का अलग बना लो। उसमें से आप ये काम करो कि सबसे पहले आईसीटी पढ़ लो, नहीं सबसे पहले हायर एजुकेशन पढ़ लो, उसके बाद में आईसीटी पढ़ लो, या फिर एक काम करो, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग में 5 में से मान लो कि 4 या 3 क्वेश्चन सही हो गए ना, तो आईसीटी तो ऐसा है कि अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग अभी कवर कर लिया ना, तो आपके उसमें से हो सके आपके 4 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे।
क्योंकि जो स्टूडेंट ऐसा होता है ना आईसीटी में जो पढ़ के जाता है उसके नहीं पढ़ के जाता है उसके भी 2 सही हो जाते हैं या 3 सही हो जाते हैं, जो पढ़ के जाता है उसके भी 3 सही हो, तो क्योंकि क्या पता कहाँ से आईसीटी में क्वेश्चन पूछ ले जाए। और हायर एजुकेशन भी ऐसा है, लेकिन आपको ये करना है कि आपको उनसे थोड़ा बेटर करना है। तो आप ऐसे करो, जो लॉजिकल रीजनिंग है ना वो सबसे पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में आईसीटी में आओ, उसके बाद हायर एजुकेशन में आओ। तो ये मतलब 3 यूनिट कवर हो जाएगी और फिर वो 4 यूनिट कवर हो जाएगी और फिर एक कॉम्प्रीहेंशन तो सबके हो ही जाता है, फिर मैथमेटिक्स का हो जाएगा, मैथमेटिक्स की 2 यूनिट है तो वो भी आपके। तो इस अकॉर्डिंग आप सिलेबस को डिवाइड करके अच्छे से रीड करो, आपका आराम से हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में अपने 4 यूनिट हो गई है और ये 5 यूनिट अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है, ये अपने इसी मंथ हो जाएगी, इसी मंथ से भी पहले भी हो जाएगी, लगभग 22 नवंबर के आसपास अपना हो जाएगा। फिर अपन दिसंबर में मैक्रो स्टार्ट कर लेंगे। मैक्रो अपने 20 नवंबर से लेके 10 या 15 दिसंबर तक मैं कवर करवा दूंगा। फिर अपने ये मान के चलो 70% सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में अपन ट्रेड पढ़ लेंगे, डेवलपमेंट पढ़ लेंगे और बाकी जो 1-2 यूनिट है आराम से वो भी कवर कर लेंगे। वो तो क्या है कि बिल्कुल थ्योरी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। और उसके बाद में इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिक्स पढ़ लेंगे, उसको भी मैं उसमें मैं ये काम करूंगा आपके लिए, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो सबसे पहले मैं आपको डाल दूंगा कि ये टॉपिक आपको किसी भी हालत में करना है। फिर मैं सीक्वेंस से चलूंगा, वो टॉपिक आए तो उस पर अच्छे से एनालिसिस करके अपन को सिलेबस अपन आराम से कवर कर लेंगे। अभी से अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है ना, फिर भी आप अभी से तैयारी करके आराम से जेआरएफ कर सकते हो। अगर इस टाइम से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हो ना, फिर थोड़ा जेआरएफ का सपना या फिर नेट का भी सपना आप छोड़ देना, क्योंकि फिर आपका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर फिर आपका लेट हो जाएगा, फिर तो सभी स्टूडेंट पढ़ लेंगे, तो फिर आपको सभी स्टूडेंट के बराबर चलोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनसे बेटर करने के लिए आपको, अब देखो आज के टाइम में जो अगर आपको रेस क्लियर करनी है तो चल तो सभी रहे, तो अपन को क्यों दौड़ के अपन उस रेस को फर्स्ट करना है। देखो जेआरएफ कितने स्टूडेंट की होती है, जेआरएफ अपने इकोनॉमिक्स में 41 या फिर 50 के आसपास जेआरएफ मिलती, कितने फॉर्म भरते हैं टोटल फॉर्म अगर इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो 1 लाख के आसपास तो आ ही जाते हैं। 1 लाख में से 40 से 50 के अंदर आना है ना आपको, तो आपको बाकी से अलग तो चलना ही पड़ेगा, अलग चल के भी आपको उनको एडवांस करना पड़ेगा। अब देखो ये अलग चलने वालों की भी 2 कैटेगरी हो जाएगी। 2 कौन सी हो जाएगी? एक तो वो हो जाएगी जो एवरेज चलते हैं, एक वो होती है उनमें जो एडवांस होती है ना उनका जेआरएफ हो जाएगा। तो आप एक तरीके से अभी से कमर कस लो अगर आपको जेआरएफ करनी है। अगर आपको लगे आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आने के बाद में तो सब पढ़ने लग जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ये होता है ना कि अगर आप भी पढ़ रहे हो और आपका दोस्त भी पढ़ रहा है तो ठीक है, आप दोनों बराबर है, ठीक है। तो बराबर का कोई पता नहीं किसकी जेआरएफ होगी। अगर आप भी पढ़ रहे हो, आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, अगर आपका दोस्त एंजॉय कर रहा है और आप पढ़ रहे हो तो आपकी डेफिनेटली आपकी जेआरएफ होगी। तो इस टाइप का जब भी आप रेस्ट करोगे तो एक थोड़ा सा ये देखना कि अपना जो राइवलरी होता है, जो अपना प्रतिद्वंदी होती है ना, माइंड में लेके आना वो अभी क्या कर रहा है। अगर वो उस टाइम पढ़ रहा है और अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आप फिर देख लेना कि सर थोड़ा जेआरएफ तो काफ़ी डिफिकल्ट है। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम ये मान के चलो अगर नवंबर में अपना नोटिफिकेशन आ जाता है तो दिसंबर में फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी ये मान के चलो 15-20 से लेके और 15 फरवरी के आसपास हो जाएगा। फरवरी से आगे नहीं जाएगा। ये मतलब 10-15 दिन तक आपके यूँ निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप तो ये मोटा मोटा यही मान के चलो आपका जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। मान लो जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा तो भी आप 1 महीने में तो आपका और रिवीजन होगा। लेकिन अब ये बार बार पूछते रहोगे कब होगा कैसे होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अभी से कमर कस लो। आज के बाद में मैं वापस से ऐसे आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। देखो आज अपन पढ़ेंगे कॉस्ट थ्योरी से माइक्रो में ये होता है कि जैसे हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, अपन को इसमें से पूरा आइडिया रहता है कि अपना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जैसे अपन को ये रहता है कंज्यूमर बिहेवियर से, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी से। सबसे पहले तो ये होता है कि क्रोनोलॉजिकल का कहाँ से आएगा, लॉ ऑफ डिमांड आया, मार्जिनल यूटिलिटी आया, इंडिफरेंस कर्व आता है, रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी आता है। उनसे एक का क्या होता है कि अपना एक क्रोनोलॉजिकल का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनसे एक क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन से एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद में एक कॉस्ट ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता है कि कभी जैसे प्रोडक्शन फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मतलब जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट करवा दिया, तो आप मेरे सामने ये पुटअप करो, सर हमने ये प्रोडक्शन फंक्शन का पूरा कवर कर लिया, थोड़ा सा ये टॉपिक बाकी है या फिर ये क्वेश्चन बाकी है।
आप मुझे ग्रुप पर शेयर कर सकते हो, सर ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा मुझे नहीं आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट होता है कि शुरुआती में तो 1-2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेंड कर देना, सर इसका क्या मुझे आंसर बताओ, उसके बाद में वो डिमोटिवेट हो जाता है, फिर क्वेश्चन सेंड ही नहीं करता है, तो उनका क्या है कि अपन देखते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। मोटिवेट मैं करता रहूँगा, लेकिन आप पढ़ो, मेरे से कुछ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, मतलब मुझे लगे कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग रहो। अगर आप एक बार तो क्वेश्चन मेरे को शेयर कर देते हो, उसके बाद में आप गायब भी हो जाते हो, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मेरे से डाउट पूछो, तब जाके मज़ा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से मुझे आप लोगों से काफ़ी उम्मीद है कि आपकी JRF होगी। देखो आपको 41 से 50 के अंदर आना है, तो आप अंदाज़ा लगा देना। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कॉस्ट लागत सिद्धांत। ठीक है ना, कॉस्ट लागत थ्योरी, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो अपन ट्रेडिशनल कॉस्ट पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल थ्योरी पढ़ेंगे, और अपन मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज का अपना पूरा लेक्चर रहने वाला किससे, ट्रेडिशनल पर रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद में अपन मॉडर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको अलग अलग कर दो कि मॉडर्न वाला कैसे है और फिर ये ट्रेडिशनल वाला कैसे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ठीक है, ये अपन ऐसे पार्ट करके अलग अलग रीड करेंगे। ठीक है, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत क्या होती है, कोई भी बता सकता है कि लागत क्या होती है? कोई भी, जैसे कल अपने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया, तो अपन कॉस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे। ठीक है, अब जैसे प्रोडक्शन कोई भी कर रहा है तो उसमें कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी। अब कॉस्ट कैसी हो सकती है? कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे अपन होता है कि अपन ने मान लो अपने एक बिल्डिंग ले रखी है, या फिर अपने सारे इक्विपमेंट ले रखे हैं, या फिर अपन ने मशीनरी ले रखी है, तो उन पे अपन को शायद लेबर लगाए नहीं लगाए, फिर भी अपन को उनको काम करना पड़ेगा। जैसे कोविड के टाइम में क्या आया था, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग रेंट पे ले रखी थी अपनी कंपनी चलाने के लिए, उस टाइम क्या है, प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा था। जो भी जिस कंपनी का काम जिस फील्ड में था, जिस सेक्टर में था, तो लेबर वगैरह तो नहीं जा रहे थे, तो लेकिन कंपनी को क्या था, उसका रेंट पे करना था, तो करना ही पड़ रहा था। हालांकि लेबर को भी पे किया था, वो एक तरीके से बुरी सिचुएशन में कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि लेबर नहीं आ रहा है तो उनको अपन पे नहीं करेंगे, वो एक वेरिएबल कॉस्ट हो गई। बिल्डिंग में चाहे प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, अपन को उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, या उसको अपन को उतना रेंट करना पड़ेगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, जैसे उत्पादन की लागत वो लागत है जो किसी व्यवसाय को किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन करने में लगती है। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष लागतें भी शामिल होते हैं। उत्पादन लागत प्रबंधक के लेखांकन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये व्यवसाय को उसके वर्तमान संचालन का मूल्य करने और अधिक कुशल और लाभदायक होने के तरीके खोजने में मदद करती है। जैसे ये होता है, जो मैनेजर होता है किसी कंपनी का बढ़िया, वो कंपनी की और ग्रोथ कर सकता है। जैसे अपन बड़ी बड़ी कंपनी का देखें, जैसे ट्विटर का हो गया, गूगल का हो गया, जो उनके CEO होता है, जो उनके मैनेजमेंट टीम होती है, वो एक नए नए इनोवेटिव आइडिया लेके आते रहते हैं। अपन देखते हैं ना, जैसे अपन व्हाट्सएप का भी देखते हैं, व्हाट्सएप में शुरुआती में आया था उसका स्टेटस का ऑप्शन नहीं था, उसके बाद में स्टेटस का ऑप्शन आया, उसके बाद में धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे टेलीग्राम आया था, उसका भी वो क्या था, शुरुआती में स्टेटस का ऑप्शन नहीं था, अभी वहाँ पे भी है। तो धीरे धीरे, और यूट्यूब भी आई थी, तो यूट्यूब जब शुरुआत में आई थी उसका क्या, ओनली फॉर लॉन्ग वीडियो के पर्पज से वो आई थी, उसमें अब शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं, रील्स आ रही हैं, तो लोग रील देखते देखते पता नहीं अपना पूरा दिन गायब हो जाता है। लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट टीम है ना, उन्होंने ऐसे किया कि अपन एक इनोवेटिव आइडिया लेके रील लेके आए, तो उसके बाद में देखो कि यूट्यूब पर कितने लोग उस पर आते हैं, कितना अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, तो वो उस टाइप से एक इनोवेटिव आइडिया भी लेके आते हैं। ठीक है, तो उनमें उनको लाने में एक तरीके से उनकी कॉस्ट भी होती है, तो वो सारा सिस्टम इसमें आता है। ठीक है, उत्पादन की औसत लागत की गणना कुल लागत के उत्पाद आउटपुट मात्रा से विभाजित किया जाता है। तो अपन सारा देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे डिराइव करती है, वो धीरे धीरे अपन सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन शॉर्ट रन के पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन लॉन्ग रन के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये ऐसा है कि कंफ्यूजिंग टाइप का है, सर कौन सा शॉर्ट रन के लिए आएगा, कौन सा लॉन्ग रन के लिए आएंगे। इसमें आपको ऐसे, ये वाला है ना, एक तरीके से आपको बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको आराम से सुनते रहना, समझने रहना, उसके बाद में अगर आप खुद भी इसको आराम से नोट रीड कर लोगे ना, तो भी आपका आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंग्लिश में है। ये उत्पादन की लागत वह कुल लागत जो किसी के व्यवसाय को की उत्पाद या सेवा को उत्पादन करने में लगती है, जिससे प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। इसमें देखो, ये उत्पादन लागत के बारे में तो सभी को पता है,
लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें प्रत्यक्ष भी होती हैं और अप्रत्यक्ष लागतें भी शामिल होती हैं। देखो जैसे ये रॉ मटेरियल हो गया या कच्चा माल आ गया, उत्पाद बनने के इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की कुल लागत, देखो कर्मचारी होते हैं और उपभोज्य आपूर्ति मतलब कि कंज्यूमेबल सप्लाईज होती है, मतलब जो मतलब लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, किसी चीज का कंज्यूम करते हैं, वो सप्लाई भी इसमें आती है। द कॉस्ट ऑफ डेली सप्लाई एंड लाइक द स्क्रू एंड स्टेप्स मतलब ये होती हैं जो डेली यूज करने वाली सामग्री भी इसमें उत्पादन लागत में आती है। उसको अपन को कैसे किस टाइप से लागत वगैरह होता है वो सारा इसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे व्यवसाय चलाने की सामान्य लागत होती है, जैसे ओवरऑल कॉस्ट क्या होती है, ओवरऑल कॉस्ट का मतलब ये व्यवसाय चलाने की वो जनरल कॉस्ट होती है, ठीक है। अब देखो टैक्स क्या होता है, कर क्या होता है, कर भी अपनी एक तरीके से लागत होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स पे उनका क्या होता है जो उसका प्रॉफिट होता है उनमें से उनका माइनस हो गया ना, तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर के लिए तो वो एक तरीके से कॉस्ट भी हो गई ना, तो वो कॉस्ट भी होती है, ठीक है। और रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी जैसे एक बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, जैसे गुजरात में है, अपने राजस्थान में बाड़मेर में है, वो क्या करती है रॉयल्टी पे करती है। जैसे बड़ी बड़ी खनन होती है, बजरी होती है, उनको क्या है कि वो रॉयल्टी पे करते हैं। जो क्षेत्र वगैरह होता है ना, जो लोकल का क्षेत्र का, वहाँ के लिए वो एक तरीके से उनका विकास करने की उनकी एक तरीके से जिम्मेदारी होती है। कभी कभार राजनेताओं का आप स्पीच देखते हैं ना, इस कंपनी का इतनी बड़ी रॉयल्टी देती है कि अगर इस क्षेत्र में पूरा विकास किया जाए ना, ये एक तरीके से बिल्कुल बाकी स्टेट से या फिर बाकी गांव वगैरह से काफ़ी विकसित हो सकता है, वो भी इसमें आती है। शिपिंग होता है और फैक्ट्री का रख रखाव भी होता है। जब अपन देखते हैं ना कि ये डेप्रिसिएशन हो रहा है कि अब इसमें से घटा के, जैसे अपन कभी मशीनरी वगैरह लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो शुरुआती में क्या होता है कि उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद में क्या होता है वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। वैसा क्यों होता है, क्योंकि शुरुआती में मशीनरी वगैरह एक तरीके से उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और उसमें खराब वगैरह भी नहीं होती हैं, वो एक कुशल रूप से उत्पादन करती हैं, तो धीरे धीरे वो फिर खराब होने लग जाती है, फिर उनको अपन को पैसे वगैरह खर्च करना पड़ता है, तो वो एक तरीके से कॉस्ट में भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको कभी मोटिवेट किया या फिर शुरुआती में आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपका पढ़ाई का लेवल भी डाउन होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद में अपन को क्या करना है कि और आगे मोटिवेट होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कल रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक करवाया था जिसमें लर्निंग थ्योरी के बारे में अपन कवर किया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि शुरुआती में तो अपन एक लर्निंग करो के बारे में पढ़ा था ना, शुरुआती में तो क्या अपन एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते, उसके बाद में एक अपन क्या स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसको हिंदी में पठार के रूप में बोलते हैं अपन, मतलब वो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अपना लेवल इंक्रीज नहीं होता है। अगर वहाँ पर अगर अपन वापस से मोटिवेट होकर वापस से काम करेंगे तो वहाँ से अपना इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब धीरे धीरे आपको इंक्रीज होना है, ठीक है। ये सारे इंग्लिश में फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो गया, ये सारे के सारे। अब लागत के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, तो अपने क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, जैसे फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, निश्चित लागत सॉरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और अर्ध वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, डूबी हुई लागत क्या होती है, और अवसर लागत क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में जैसे ये देख सके इंग्लिश में, फिक्स कॉस्ट ये होती है अनसेट विद द आउटपुट, ठीक है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया। देखो अगर अपन किसी दुकान में या फिर कोई अपन ऐसे हो सकते हैं जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, अगर जैसे अपन ने कोई भी बिल्डिंग अपन ने रेंट पे लेके, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है, ठीक है, जैसे अपने फिलअप फॉर्म का बड़ा सा ऑफिस ले रखा है, तो उसका रेंट तो हमारे को पे करना ही पड़ेगा मंथली मंथ। जैसे दीपावली की अपने क्लास से नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि उस दिनों में हमने रेंट पे नहीं किया, तो वो सारा का सारा मतलब वो तो फिक्स है, शायद तुम क्लास लो शायद नहीं लो तो वो पे करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फिक्स कॉस्ट मतलब। वेरिएबल कॉस्ट में ये होता है जैसे आउटपुट क्वांटिटी हो, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है या फिर टाटा कंपनी है, उसमें ये होता है कि वो अपनी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर ज़मीन वगैरह ले रखी है उनका, तो उनको रेंट हर महीने पे करना पड़ता है। कभी कभार वो होता है कि लेबर इंक्रीज करते हैं, लेबर डिक्रीज करते हैं, कभी कभार कोई कंपनी घाटे में होती है तो वो लेबर डिक्रीज करती है, तो वो एक वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर वो उन्होंने कम कर दिया तो उनका कम कॉस्ट आएगी, अगर उन्होंने लेबर ज़्यादा कर लिया तो वो उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि ये भी है अगर वो लेबर ज़्यादा करे उनको प्रॉफिट हो रहा है तो, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उनकी जो कॉस्ट है ना वो तो इंक्रीज हो गई ना, इस प्रकार से। और सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी वेरिएबल का ना तो वो फिक्स्ड होती है ना फिर वो एक परफेक्टली वेरिएबल होती है, ठीक है।
जैसे यूटिलिटीज़ हो गया, ये सेमी वेरिएबल में आती है। संक कॉस्ट वो होता है इरिवर्सिबल इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी हो गया। मतलब ये होता है कि इसको इरिवर्सिबल होता है, जैसे मशीनरी अपन लेके आ गए तो वो अपन को एक तरीके से अपन को अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में कोई हो जानता ही है सभी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब एक तरीके से इसको हिंदी में अपन अवसर लागत भी कह सकते हैं। जैसे वन प्रोजेक्ट, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अपन को ये अपने अवसर लागत है। जैसे अपन माइक्रो में जैसे वो करा था ना इंडिफरेंस करो के बारे में, कि अपन एक को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे को अपन डिक्रीज कर रहे हैं, कि मतलब एक को छोड़ के अपन को दूसरे पे कितना फायदा हो रहा है। तो वो एक तरीके से जैसे मतलब अपन कोई नई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि उस जो नई चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे ना तो अपन को पुरानी छोड़ रही पड़ती, तो पुरानी की अपन को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अच्छा उसका अपन इतना करें, जो नई की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। इस प्रकार से ये एक के जगह दूसरी को अपन को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये उत्पादन के सारे घटक है, ठीक है। अब मतलब उत्पादन के कौन कौन से होते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, कैपिटल कॉस्ट हो गया, एनर्जी कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया। कभी कभार ये होता है ना कंपनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे अभी सर्दी का मौसम आ गया तो कंपनी क्या करेगी, बॉडी लोशन वगैरह पे इन पे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, ऐड लेके आएगी। बड़ी बड़ी मतलब एक्ट्रेस को या फिर उनको क्या है कि ऐड में लेके आएंगे, तो वो एक उनका भी कॉस्ट हो गया। मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है, ठीक है, और लेबर कॉस्ट भी होती है। अब एनर्जी में देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाटर कॉस्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कॉस्ट होती है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है कि कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट लेके आ रही है उसके बारे में बहुत सा रिसर्च करती है कि मार्केट में इसमें एक्चुअली इसकी डिमांड कैसी है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी अपने आती हैं। और फिर ओवरहेड कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, सॉरी इंश्योरेंस हो गया और मेंटेनेंस वगैरह और जगह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ओवरहेड कॉस्ट में आते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ये किस प्रकार की कॉस्ट में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये ओवरहेड कॉस्ट में ये सारे के सारे आते हैं। देखो अब अपना लागत सिद्धांत आ गया, ठीक है। लागत सिद्धांत में ये बड़ी बड़ी आपको ध्यान रखना है कि सीमांत लागत क्या है, औसत लागत क्या है, अवसर लागत क्या है और डूबी लागत क्या है, जिसको अपन इरिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय निवेश भी कर सकते हैं। कि मतलब अपन ने मशीन लेके आ गए तो वो अपने इरिवर्सिबल है, अपन उनको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ थ्योरी में ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट थ्योरी, ठीक है। इसमें आपको ये पूछ लिया जाएगा ये रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, तो आपको देखना है कि संक कॉस्ट थ्योरी होता है ना वो इरिवर्सिबल हो रहा है, जैसे लाइक द मशीन दैट वगैरह। आप एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हो। कभी कभार ये होता है कि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वहां से आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। अब उत्पादन फंक्शन पर अपन आएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इसको आपको आराम से शांत मन से बिल्कुल सुनते रहना है। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी आराम से रीड कर लेना। दो टॉपिक में लेके आऊँगा, कॉस्ट थ्योरी फर्स्ट है, कल लेके आऊँगा कॉस्ट थ्योरी सेकंड। अगर उसमें भी कोई बाकी रह जाता है तो मैं थर्ड में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो पूरा अच्छे से अपन को, और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये वाले अपने ऐसे पीवाई के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। काफ़ी आज लेंथी क्लास है ना। जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अल्पावधिक सीमांत लागत, औसत लागत और परिवर्तनशील लागत किस कारण से यू शेप में होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल परिवर्तन लागत वक्र का आकार कैसा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का आकार कैसा होता है, ठीक है। और उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा अल्पान्वित लागत नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी अपन करेंगे। ठीक है, ये अपन ने कवर कर लिया है। अब उत्पादन फंक्शन क्या होता है, उत्पादन की लागत और आउटपुट के बीच में संबंध होता है। अब लागत क्या होता है कि लागत कितनी है और आउटपुट के बीच के कार्यात्मक संबंध को फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक है। संबंध दर्शाने वाले बीजगणितीय लागत फंक्शन को क्या कहते हैं, लागत फंक्शन कहा जाता है, या कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ आउटपुट। इस प्रकार का ये रिलेशन होता है, जहाँ सी क्या है, उत्पादन की लागत को रिप्रेजेंट करता है, क्यू एक्स उत्पादित आउटपुट एक्स की इकाइयों को रिप्रेजेंट करता है, और लागत फंक्शन आउटपुट के विभिन्न स्तरों से जुड़े हुए इनपुट के सबसे कम लागत फंक्शन को संयोजन बताता है। मतलब वो ऐसा होता है कि कम से कम अपन को कॉस्ट पे करनी पड़े, ठीक है।
उत्पादन लागत को कितने पार्ट में बांटा गया है। उत्पादन लागत को एक कुछ अल्पकालीन लागत होती है, फिर दीर्घकालीन लागत होती है, ठीक है। तो अपन दोनों का अलग अलग, तो सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होता है। अब शॉर्ट रन का मतलब कहाँ होता है, कोई बता सकता है। एक शॉर्ट रन होता है, एक मार्केट टाइम होता है, मार्केट टाइम, शॉर्ट रन होता है, फिर लॉन्ग रन होता है। मार्केट टाइम सबसे छोटा होता है, वो टाइम होता है जिसमें अपन डिमांड एंड सप्लाई को चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही अल्पकालीन अवधि होती है। और उसके बाद में शॉर्ट रन होता है जिसमें कम से कम एक फैक्टर होता है ना, जो इनपुट अपन लगाते हैं वो फिक्स्ड रहेगा, बाकी को अपन वेरिएबल कर सकते हैं। लॉन्ग रन वो टाइम होता है जिसमें अपन सारे के सारे फैक्टर को वेरिएबल कर सकते हैं, जिसमें अपन किसी भी बिल्डिंग को चेंज कर सकते हैं, मशीनरी को भी चेंज करते हैं। अगर अपन को ज़रूरत पड़ी तो अपन बहुत ज़्यादा मशीनरी वगैरह लेके आ सकते हैं। अल्पकालीन लागत फंक्शन उत्पादित आउटपुट की मात्रा और अल्पावधि किसी फर्म द्वारा वहन की गई कुल लागत के बीच का संबंध है, ठीक है। और इसकी ये है कि निश्चित आउटपुट होंगे, जैसे ये होता है पूंजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और ये तो इनके क्या होते हैं, फिक्स इनपुट रहता है कि मतलब ये मैंने बताया ना कि इनको अपन शॉर्ट रन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे परिवर्तनशील वेरिएबल कौन कौन से होंगे, जैसे श्रम हो गया, कच्चा माल, इनको तो अपन इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो अपने पास होता है। इतना नहीं है कि अपन सारी की सारी मशीनरी भी चेंज कर दे, तो वो अपन शॉर्ट रन में इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई छोटा बिजनेसमैन करता है, वो तो मार्केट में जाएगा, छोटी मशीनरी कल भी चेंज कर देगा, लेकिन अपन थोड़ा बड़ी मशीनरी के अकॉर्डिंग चलते हैं। या फिर अपना डेफिनेशन ये है कि शॉर्ट रन में वो बड़ी मशीनरी वगैरह को या फिर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे धीरे धीरे 3G आया, 3G से 5G, 6G आया, अब 6G आ गया। अब उनको अगर कल उनको 7G चाहिए तो वो 7G थोड़ा ही ला सकेंगे, पूरे के पूरे उन मार्केट में टावर लगाना पड़ेगा, कहाँ पे उनका नेटवर्क है, कहाँ पे नहीं है, तो उनको कम से कम 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। तो वो किस में आ गया, तो वो आ गया वेरिएबल कॉस्ट में आ गया, ठीक है। तो वो मतलब वेरिएबल कॉस्ट में आ गया, लॉन्ग रन में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया, जैसे पूंजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे। और सीमित समय अवधि मतलब इसको अपन महीना कह सकते हैं, तिमाही कह सकते हैं। तिमाही का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि कभी कभार ये होता है ना, कोई कंपनी का रिजल्ट आता है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव रहा, इतना रहा, इसका नेगेटिव रहा, वो सारे के सारे किस में आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। फिर हाफ क्वार्टरली आता है, फिर मंथली हाफ ईयरली आता है, फिर ईयरली आता है। तो इस प्रकार से रिजल्ट वगैरह आते हैं ना, वो अपने किसके होते हैं, शॉर्ट रन के होते हैं। Short run of mathematically representation of the relation between the quantity of output produce the total from of the income, मतलब ये एक शॉर्ट रन होता है। ये सारे के सारे इंग्लिश में लिख रखे हैं। अब अल्पकालीन लागत फंक्शन किस प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन रेखिक जो लागत फंक्शन होते हैं ना, अपन जैसे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था ना, लीनियर पढ़ा था, उसके बाद में अपन नॉन लीनियर पढ़ा था, उसके बाद में अपन कॉफ डगलस पढ़ा था। ये सारे के सारे किस में आते हैं, अल्पकालीन में आते हैं। रेखिक वाला आता है, गैर रेखिक फंक्शन आता है, कॉफ डगलस, ये ध्यान रखना है, ये किस में आता है, कॉफ डगलस अपना शॉर्ट रन वाले में आता है। तो इस प्रकार देखो, अब कॉफ डगलस वगैरह का फॉर्म आप वो फॉर्मूला पता ही है। और रेखिक नॉन रेखिक का कैसे होता है, मतलब ये √2 है, ठीक है। तो नॉन रेखिक होता है, रेखिक में ये होता है किसी के ऊपर घात नहीं होता है। जब अपन मैथमेटिकली पढ़ेंगे ना, जब इनके फॉर्मूले होगा ना, जैसे अपन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा बनता है, फिर अपन नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, उनको ग्राफ कैसे होता है, फिर उस नॉन लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सपोनेंशियल किया गया है, लॉगरिथम का किया गया है, फिर उनका ग्राफ कैसा होता है, फिर एक घातीय होते हैं, इनका ग्राफ कैसा होता है, वो एक्स एक्स को स्पष्ट करता है नहीं करता है, वो ग्राफ भी पढ़ेंगे। वो भी अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो मैं आई थिंक वो आपको जब स्टैटिक्स अपनी स्टार्ट होगी ना, उससे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा। तो ये ग्राफ वगैरह के इनका डायग्राम वगैरह कैसा बनता है, ठीक है, मैथमेटिकली रूप में उनको अपन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो जैसे अपन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, ओनली फॉर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन ही पढ़ा था। जब अपन मैथमेटिक्स में जाएंगे उनको ग्राफ को अपन कैसे प्रेजेंट करते हैं, फिर जैसे अपन मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, उनके अलग अलग घातीय होता है, द्विघातीय होता है, त्रिघातीय होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है, उन सब का ग्राफ कैसा होता है, अपने एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाले में ग्राफ जब स्टैटिक्स या इकोनोमेट्रिक्स करूँगा ना, उससे पहले ये अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का इनके सारे के सारे ग्राफ में आपको अच्छे से समझाऊंगा।
ठीक है। अब इनके देखो ये शॉर्ट रन में अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे, देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे, उसका ग्राफ कैसा होता है, फिर टोटल वेरिएबल क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट कैसे होती है, उसमें अपन फिक्स्ड कॉस्ट को भी जोड़ेंगे और वेरिएबल कॉस्ट को भी जोड़ेंगे, ये टोटल कॉस्ट हो गई, ठीक है। और औसत निश्चित लागत क्या होती है, EFC क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से कैसे ज्ञात करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में अपन टोटल फिक्स कॉस्ट में डिवाइड किसका करेंगे, आउटपुट के। तो ये एक तरीके से आप फॉर्मूले यहाँ से भी याद कर लीजिए, ठीक है, एक ही जगह पे मैं आपके लिए लेके आया, ठीक है। फिर औसत परिवर्तनशील लागत कैसे निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अपन किसका भाग देंगे, क्यू, मतलब यहाँ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, उत्पादन को। ये AFC में टोटल फिक्स कॉस्ट में अपन आउटपुट का भाग देते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपन को क्या याद करनी, तो अपन किस में भाग देंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अपन आउटपुट का डिवाइड करेंगे। अब एवरेज कॉस्ट अपन को निकालनी है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालती है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल का भाग देंगे। ये ध्यान रखना है कि ये एवरेज टोटल कॉस्ट है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है तो एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भाग देंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस याद रखें, ठीक है। और फिर सीमांत लागत क्या होता है, सीमांत लागत निकालने के लिए TC में परिवर्तन और Q में परिवर्तन, इसमें क्या होता है कि अपन अवकलन करते हैं, ठीक है। अगर अपन को टोटल मतलब जनरल कॉस्ट से अपन को मार्जिनल कॉस्ट में जाना है तो अपन उसका अवकलन करते हैं। अगर वापस अपन को एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट में आना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो अब अपन क्या करेंगे, अल्पकालीन लागत वक्र। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे दे रखा है, आप अच्छे से इनको याद कर देना, ठीक है। अब अल्पकालीन लागत वक्र का कैसा होता है, ठीक है, यू आकार का होता है, ATC शुरू में घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है, घटते प्रतिफल का नियम होता है। जैसे मैं यहाँ ग्राफ लेके आया हूँ आपके लिए, एक मिनट, कहाँ गया आपने, थोड़ा आगे तक आएगा ना। जैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पर आ गया, अच्छा, ये इस तरह मतलब घटते हुए पूरा का पूरा अच्छे से समझाओ, लेकिन एक बार आप यहाँ पे ध्यान दो। यू आकार का वक्र मतलब अल्पकालीन में आपको ये देखना है कि लागत वक्र कैसा होता है, ATC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग इनिशियली एंड देन द इंक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट ये होता है कि शुरुआती में तो डिक्रीज होती है, मतलब क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्यों टोटल कॉस्ट शुरुआती में डिक्रीज क्यों होती है, अब इसको अपन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने शुरुआती में क्या कर, नई नई मशीन लेके आए तो अपने उसमें कॉस्ट नहीं लगती है ना, कॉस्ट मतलब कि अब वो मशीन खराब भी नहीं होती है, अब खराब नहीं होती तो अपने कॉस्ट भी नहीं लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अपने प्रोडक्शन फंक्शन अपन ने कवर किया था ना, उसमें अपन ने ये देखा शुरुआती में अपना इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फंक्शन लागू हो रहा था, मतलब टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन वहाँ टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वेरिएबल ऑफ कॉस्ट पड़ा था। यहाँ अपन देखेंगे इनिशियल में क्या होता है कि अपनी कॉस्ट इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज हो रही है, मतलब ये एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशन। आपको ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंटरव्यू में या फिर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे शुरुआत में ये होता है कि कॉस्ट डिक्रीज क्यों होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, बताना, आंसर देना है कि इसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो वो कैसे काम करता है, क्योंकि शुरुआती में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और मशीनरी वगैरह में अपन को डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है इनिशियली में द डिक्रीज द ATC तो एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, ठीक है, ये डिक्रीज थोड़ा कंफ्यूज मत होना ना। और उसके बाद में धीरे धीरे घटनी इंक्रीज होती है, जैसे ये होता है ना यू आकार का होता है, ये ऐसे, तो मतलब ये कॉस्ट है ना घटती जा रही है, एक पॉइंट आता है फिर बढ़ती जा रही है। तो ये क्या बताते थे, तो मतलब यू आकार का होने का मतलब ये ऐसे बता रहे हैं कि ये मतलब एवरेज फिक्स टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे बताते हैं कि मतलब शुरुआती में घटती है फिर बिल्कुल बढ़ना शुरू होती है, और जब अपन मॉडर्न पढ़ेंगे तो वो ऐसे बताते हैं कि फिर एक ऐसा पॉइंट चलता है फिर ऐसे चलती है, कि मतलब एक पॉइंट ऐसा होता है कि मतलब धीरे धीरे फिर वो कॉस्ट कम रखना चाहते हैं मॉडर्न में, और ये ट्रेडिशनल वाले क्या बता रहे हैं कि इंक्रीज हुई और फिर अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसे थोड़ा ही होता, कम से कम वो ऐसी सिचुएशन में रहते हैं उनको जहाँ से ज़्यादा मतलब कम से कम कॉस्ट लगे, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वाला बताता है कि घटी और फिर वापस से बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ट्रेडिशनल इस टाइप का होता है जिसमें अपन रिजर्व कैपेसिटी वगैरह भी पढ़ेंगे, तो वो सारा का सारा मैं ट्रेडिशनल में बताऊंगा।
तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न में यही फर्क है। एक्चुअल में कभी ऐसे थोड़ा ही होता है, अब रियल लाइफ में आप जाके देखो कोई कंपनी, अरे अभी कॉस्ट घट रही है उसके बाद में इंक्रीज करेंगे अपन, क्या अपने कॉस्ट कम है, अभी ग्राफ थोड़ा नीचे आ रहा है, कॉस्ट अपनी कम हो रही है। ऐसे कहीं भी आप दुकान पे जाते हो, कभी कभी फैक्ट्री में जाते हो, कभी किसी से ऐसे बात करी, यार ये अभी ग्राफ नीचे आ रहा है, एक्चुअली में अभी अपना कॉस्ट का कर्व नीचे आ रहा है, फिर अब ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये रियल लाइफ में इनको देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, वो ऐसे नहीं देखती है यार अपना ग्राफ नीचे जा रहा है। हाँ, हालांकि ये इतना बहुत देखती है कि अपना प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ रिप्रेजेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर दीजिए कि यूज शेप कर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन शुरुआती में क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसके बाद में इंक्रीज होता है। ये इसका रीजन क्या है? रीजन आपको ये देखना है कि लो ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्केल, इसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि लो ऑफ वेरिएबल के वजह से ही ऐसा इंक्रीज होता है। अब ये इसमें फैक्टर अफेक्टिंग शॉर्ट रन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते सकते हैं? जैसे इनपुट प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्किल हो गया। ये क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्किल है। ठीक है, इकोनॉमीज अपन ने कवर कर लिया। गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह हो गया। अब गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह ये सारे के सारे शॉर्ट रन को उनकी कॉस्ट को प्रेजेंट करेंगे। जैसे जीएसटी वगैरह आ जाता है, वो उनकी कॉस्ट को कम ज़्यादा भी करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। जैसे जीएसटी आ गया तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, तो वो उनके लिए एक तरीके से शॉर्ट रन को इंक्रीज डिक्रीज ये मतलब फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक है। अब अपन ये मैन अपना ये है कि मतलब मुख्य रूप से इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर मेनली 3 पार्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट रन। कैसे होती है? ठीक है, टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है और मार्जिनल कॉस्ट होती है। देखो मैंने शुरुआती में आपको इनका बता दिया कि टोटल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में अपन क्या देखते हैं? टोटल कॉस्ट में अपन फिक्स कॉस्ट भी जोड़ेंगे और वेरिएबल कॉस्ट भी जोड़ेंगे। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट में अपन आउटपुट को भाग देंगे। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट में परिवर्तन बटा आउटपुट में परिवर्तन, उसमें क्या होता है कि अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आपको एक तरीके से बिल्कुल याद होना चाहिए। अब अपन एग्जाम में ये देखेंगे कि इनका ग्राफ कैसे बनता है, टोटल कॉस्ट का कैसे बनता है, एवरेज कॉस्ट का कैसे बनता है और मार्जिनल कॉस्ट का कैसे बनता है। देखो ये कुल लागत मैंने अलग अलग आपके लिए लेके आया हूँ कि जैसे कुल लागत का फॉर्मूला क्या होता है। अपन अभी शॉर्ट रन के लिए कुल लागत का मतलब ये होता है कि अपन टोटल फिक्स कुल लागत है ना, इसलिए अपन को फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट को जोड़ेंगे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ेंगे, तो अपनी क्या आ गई? कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, वह उत्पादन की कुल लागत को संदर्भित करता है जो किसी फर्म द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को पूर्ण करने में अल्पकालीन वहन की जाती है। ये ध्यान रखना। और वैसे भी अपन शॉर्ट रन के लिए याद करना है। ठीक है, वो स्थिर कारकों के साथ साथ परिवर्तन कार को भी योग को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट ये होते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का ऐड होता है। ठीक है, और इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भाग तो ये अपन को पता ही है कि एक टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। मतलब बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लेके आया हूँ। ठीक है, ये इंग्लिश में दे रखा है। अब कुल टोटल फिक्स कॉस्ट इनका भी मैं अलग अलग से लेके आया। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो फर्म द्वारा कुल व्यय को उत्पादन या बिक्री के स्तर की परवाह किए बिना वहन करनी पड़ती है। आपको ये पूछ लिया कि फिक्स कॉस्ट क्या आउटपुट से रिलेट करती है या फिर नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो तो फिक्स कॉस्ट होती है। कि जैसे ये होता है ना कि जैसे ये अपना ये टोटल फिक्स कॉस्ट है अपनी। ठीक है, अपन टोटल फिक्स कॉस्ट होती है, मतलब इसका ग्राफ ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि चाहे आउटपुट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ से बढ़ेगी। मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि चाहे कोई भी कंपनी क्या होती है कि प्रोडक्शन करे या फिर चाहे नहीं करे, उसको मतलब उसका जो नॉमिनल होता है, जो लैंड ले रखी है बहुत बड़ी, तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, तो पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे नहीं करे। तो वो सारी की सारी किसमें आ जाती है? टोटल फिक्स कॉस्ट में आ जाती है। कि इसमें उत्पादन को परवाह किए बिना क्या करना पड़ता है? उसको पे करना पड़ता है। तो वो किसमें होती है? जैसे इसकी विशेषता क्या होती है कि ये आउटपुट की मात्रा के साथ अपरिवर्तित रहती है। बिल्कुल रहती है, क्योंकि इसके आउटपुट की मात्रा से कोई रिलेशन नहीं है। और उत्पादन शून्य और भी इसका वहन किया जाता है, बिल्कुल वहन किया जाता है। आम तौर पर ये दीर्घकालीन प्रतिबंधताएं होती है। मतलब ये होता है कि अल्पकालीन उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है।
मतलब ये होता है कि ये लॉन्ग रन से कमिटमेंट होती है। अपन कभी इसी कमिटमेंट कर देते हैं ना, कभी यार एक बार तो मैंने जो कमिटमेंट कर दिया उससे बाद में उसको बदलता नहीं हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी बिल्डिंग ले रही है या फिर लीज पर, एक होता है रेंट होता है, एक होता है लीज पर। कभी कभार अपन मार्केट में जाते हैं ना, ये मतलब वो 2 एक रेंट पे देते हैं, एक लीज पे देते हैं। लीज का मतलब वो होता है कि वो लंबे टाइम के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अपन ने वहाँ पे कंपनी लगाई अपने को, जैसे मान लो कोई शोरूम ओपन किया अपन ने वहाँ पे, उसका मालिक बोले अपन ने तो 2 3 4 महीने में, या फिर जो कंपनी का मालिक है उसने कस्टमर को बिल्कुल अट्रैक्ट करके वहाँ पर जोड़ा है, लेकिन कंपनी का मालिक बोले नहीं आज तो आप खाली करो, तो वो बिल्कुल नहीं खाली कर सकता, क्योंकि वो पहले लीज पे लेते, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरा प्रोसेस होता है, वो एक टाइम से पहले खाली नहीं करवा सकता है, तो वो लीज होता है। ठीक है, लंबे टाइम के लिए जाता है, मतलब वो एक कमिटमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, नो अफेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, मतलब ये होता है ना कभी डिमांड ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो उनका प्रोडक्शन ऊपर नीचे होता है, उसका शॉर्ट रन को कॉस्ट को प्रभावित नहीं करते। तो इसके सारे के सारे मतलब ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से, जैसे फर्म का आकार हो गया। आप तो बोल रहे हैं कि टोटल कॉस्ट तो प्रोडक्शन से प्रभावित नहीं होती, तो इनको फर्म का आकार, जैसे कोई कंपनी होती है वो छोटी सी बिल्डिंग ले रेंट पे ले रखी तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी। अब किसी ने बहुत बड़ी ले रखी तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उद्योग की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, स्थान हो गया, और सरकारी नियम भी हो गया। कोई होता ना कि जैसे जितनी कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री है या फिर वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, जैसे एआई लेके आ रही है, तो उनका जो खर्चा है ना, जो नॉमिनल फिक्स कॉस्ट, वो तो ज़्यादा ही होगा। तो ये सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। जैसे फर्म साइज हो गया, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लोकेशन हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशन हो गया। अब लोकेशन का, जो मेन सिटी में जो कोई शोरूम ओपन करेगा उसका रेंट तो ज़्यादा होगा, जो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी। जो मेन कंपनी से मेन सिटी से थोड़ा दूर ओपन करेगा तो उसका थोड़ा रेंट कम होगा। तो ये एक प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट को प्रभावित करने वाले कारक भी है। अब अन्य लागतों के साथ संबंध कैसे होता है, ये एक बार आप फॉर्मूला देखिए। टोटल वेरिएबल, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। मात्रा का मतलब यह आउटपुट है। ठीक है, मतलब ये भी टोटल फिक्स में मात्रा वगैरह रहती थी। और ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा ग्राफ कैसे रहता है, इस तरह रहता है ऐसे। और एक्स, ये आपको पूछ लिया जाएगा कि ये एक्स एक्स से बिल्कुल समांतर रहता है और ये फिक्स होता है, कभी भी ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा किसी के कम ज़्यादा, मतलब ये जीरो को कॉपी टेस्ट नहीं करे, यहाँ से करेगा। ठीक है, अब ये देख सकते हो ये बिल्कुल ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इधर अपन ने फिक्स्ड कॉस्ट ले रखी है, इधर अपन ने आउटपुट ले रखा है। ये बिल्कुल कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। अब ये यहाँ पर 10 क्यों है, अगर आपको कोई पूछ लिया जाए कि 30 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप ऐसे आंसर दे दोगे, सर ये एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा, एक फर्म साइज कितनी उस पर डिपेंड करेगा, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, और इससे गवर्नमेंट के रूल कितने हैं। मान लो ये मान लो मैं आपको बता दूं, ये मेन सिटी में नहीं, ये तो मान लो थोड़ी जहाँ आप रहते हो मेन सिटी में नहीं है, बहुत दूर है। अब आपको पता चले कि यार कोई मेन सिटी में बहुत सेंटर में है, ठीक है, कोई शोरूम ओपन कर रखा है, तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी हो सकती है। अब एक पता चले मेन सिटी में जहाँ बड़ा एक तरीके से वो है, जैसे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जैसे आप यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने या फिर अपनी कॉलेज के जस्ट सामने रूम ले रहे हो, तो रूम रेंट ज़्यादा होगा ना, तो आप यहाँ पर आ जाओगे 40, और आप पता चले 15 किलोमीटर कहीं दूर ले रहे हो, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो आपका रूम रेंट आपको मान लो यहाँ पर आपको 5,000 पर मंथ का मिल रहा है। ठीक है, तो पर यहाँ पर आपको 2,000 का भी मिल जाएगा। तो आपकी वो एक तरीके से फिक्स कॉस्ट तो कम ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन फिक्स कॉस्ट को आप ये बोल रहे कि कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से नहीं करते, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बड़ा समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से पढ़ो कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन प्रभावित करता है, कौन नहीं करता है। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ये है कि वो जो प्रोडक्शन से होती है ना, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब कुल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो किसी फर्म के, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है कि जो वेरिएबल कारकों के द्वारा क्या होती है कि प्रभावित होती है, और बिक्री के स्तर के साथ, जैसे प्रोडक्शन हो गया, बिक्री के स्तर के साथ सीधे रूप से संबंधित होती है। जैसे मान लो कोई भी ऐसे देखो, कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मार्केट में जा रहा है, उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो अपन जितना ज़्यादा करेंगे तो उसको अपन को जितने लेबर वगैरह वो ज़्यादा लेके आएंगे, तो लेबर ज़्यादा लेके आएंगे तो अपन को लेबर को पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, मशीनरी ज़्यादा लेके आएंगे, मशीनरी पे कॉस्ट लगेगी, वो सारे मतलब एक तरीके से अपने ये है कि डायरेक्टली ये आउटपुट और किससे बिक्री, आउटपुट, सेल्स वगैरह उनसे क्या होती है, डायरेक्टली संबंध होती है या फिर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये उत्पादन मात्रा के साथ परिवर्तनशील है, उत्पादन बढ़ने पर बढ़ता है, उत्पादन घटने पर घटता है, आमतौर पर ये अल्पकालिक प्रतिबंधितताई होती है। मतलब ये अल्पकालीन होती है कि मतलब एक अल्पकालीन नहीं होती है कि मतलब कि ये एक तरीके से अपन अल्पकाल में डिमांड बढ़ा रहे हैं तो अल्पकाल में अपन कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना मतलब उस एक तरीके से जुड़ी हुई है ये। अब ये समझ में आ रहा है ना, ये ग्राफ देखो, अब आपको यहाँ से बड़ा मजा समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये तो हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा, ये ग्राफ समझने से पहले देखो आप ये देखो, एक सेकेंड है ना, ये तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट ये कभी भी जीरो नहीं होती। आपको पूछ लिया जाएगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको ये देखना है कि ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो हो नहीं सकती, ठीक है। अगर वो कम ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, वो फर्म साइज वगैरह उन पर डिपेंड करेगी। फिर अपन देखेंगे क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, मुझे कमेंट कर दें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है नहीं, यस या नो में कमेंट करो जल्दी से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है नहीं हो सकती, सारे एक बार कमेंट करके बताएं, यस या नो कर दो जल्दी से। यस नो, हिमांशी, राजलक्ष्मी, जो क्लास अटेंड करे वो तो यस नो में करो। वैसे भी आज आपके क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका बहुत शानदार लगा मुझे, क्योंकि जब अपन गिफिन गुड्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, मैं पूछ रहा हूँ ये गिफिन गुड है या फिर सब्सटीट्यूशन गुड है, तो बड़ा एक मज़ेदार आंसर देते थे। नो सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। जीरो क्यों नहीं हो सकती है? अच्छा जीरो मतलब, अब मैं खुद कंफ्यूजन हूँ, जीरो हो सकती है नहीं हो सकती है? आप बोल रहे हो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब ये तो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। टोटल वेरिएबल कभी भी जीरो हो सकती है नहीं हो सकती, गलत बता दिया आपने। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है। देखो कैसे, अगर आपका प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे हो तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्यों पे करोगे? नहीं करोगे ना, तो आपका मतलब वो जीरो हो गई, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे आप मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है, आप कंपनी में आपने 200 लेबर लगा रखे हैं, ठीक है। अब 200 लेबर को, मतलब लेबर एक वेरिएबल है ना, आपने 200 लेबर को निकाल दिया आपकी कंपनी में, उनको बोल दिया कि 2 महीने के लिए आप लीव पे चले जाओ, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा, मैं मेरा काम दूसरा कुछ करूँगे। तो 2 महीने तो आप उनको सैलरी पे नहीं करोगे, सैलरी पे नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? जीरो होगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। जब आपका मन करे मेरे वापस से इनको लगाना है तो धीरे धीरे इनको लगाओगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, यस जीरो हो सकती है। तो ये ग्राफ यहाँ से बढ़ता है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ेंगे तो टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आपने 200 लेबर को तो हटा दिया, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग है ना, उसको तो आपका रेंट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो वो होगी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो अपन वेरिएबल, जो अपन लेबर इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वो आउटपुट के साथ संबंध है कि मतलब अपन अगर आउटपुट करेंगे तो भी अपनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी या वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर अपन आउटपुट ही नहीं कर रहे तो वो अपन उनकी कॉस्ट पे करेंगे तो वो अपने लिए जीरो हो सकती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती है। अब मुझे ये बताओ क्या टोटल कॉस्ट जीरो हो सकती है नहीं हो सकती है? देखो ये तीन देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, एक टोटल कॉस्ट होगी। अब इनमें तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब काफी सिंपल रख ले। लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्यों? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है? बिल्कुल जीरो हो सकती है, क्योंकि जब अपना प्रोडक्शन अपन जीरो है, अपन किसी भी प्रकार का लेबर को लगा ही नहीं रखा, तो अपन की ये जीरो इक्वल टू जीरो,
ये इक्वल टू 0 हो सकती है, लेकिन ये टोटल फिक्स कॉस्ट से इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपनी क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट कभी भी 0 हो सकती है। टोटल कॉस्ट मुझे अब टोटल कॉस्ट का बताओ, ठीक है, सॉरी सर कोई दिक्कत नहीं ना, टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है नहीं हो सकती, मुझे ये बताओ, टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है नहीं बताओ, ठीक है, यस या नो बताओ, टोटल कॉस्ट जल्दी से, टीसी बराबर 0, यस या नो कर दो, टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है। अब मैंने देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला मैं आपके लिए दे सकता हूँ हेल्प के लिए, पहले आंसर मत देना। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि 0 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। टोटल कॉस्ट देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट 0 नहीं हो सकती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है। अब टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है नहीं हो सकती, यस या नो, जल्दी। टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है नहीं हो सकती है, जल्दी बताओ। टोटल कॉस्ट, नो कमेंट, बड़े शानदार स्टूडेंट है। टोटल कॉस्ट 0 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अपन फैक्टर कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाले। फैक्टर कॉस्ट 0 नहीं है, ये मान लीजिए 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। अगर ये मान लो 1 है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये 0 भी है, तो अपनी टोटल कॉस्ट अपनी 1 हो गई। और ये मान लीजिए 5 है तो अपनी टोटल कॉस्ट 7 हो जाएंगी। अगर टोटल कॉस्ट 6 है तो अपनी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका अपन अब तीनों का ग्राफ बनाए ना, ये देखो, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो ये टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ हो गई। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ 0 को टच कर रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे आउटपुट बढ़ रहा है। अब ये टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट इसको तो अपन जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। अगर ये 0 है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अंतर, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। टोटल कॉस्ट 0 कभी नहीं हो सकती, ये एक्स एक्स के समांतर होती हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 भी हो सकती हैं और टोटल फिक्स कॉस्ट के कम भी हो सकती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती हैं। किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। और टोटल कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल कॉस्ट में अपन टोटल फिक्स कॉस्ट भी अपन जोड़ते हैं। मैं तो फिर से गलत बता दिया सर, ऑफलाइन होते तो बड़ी डांटी पड़ती है आपको ना, अब ऑनलाइन रह के मैं इतना दूर तो कैसे आऊँ। बताओ, देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। मुझे तो लगा, मैं एक बार तो ऐसा रखा कि मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूं, आप रीड कर लोगे, पर आप इतने सिंपल क्वेश्चन गलत कर रहे हो। अब इस डायग्राम को आप देखो समझना है, इतनी देर अपन ने रीड किया ना, इस डायग्राम से आप, एक डायग्राम से मैं आपको समझ आना चाहिए। देखो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकती है नहीं हो सकती है, कभी भी 0 हो सकती है। टोटल फिक्स कॉस्ट से कम भी हो सकती है, टोटल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है, कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि उसमें फिक्स्ड कॉस्ट शामिल होता है। और ये भी पूछ दिया जाएगी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्या कि ये टोटल फिक्स कॉस्ट से कम हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है, या कम और ज़्यादा दोनों हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर इक्वल है, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि टोटल वेरिएबल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा हो सकती है। आपको बताना कि सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्या टोटल कॉस्ट कभी भी फिक्स कॉस्ट के बराबर, टोटल मतलब ये ऐसा तो नहीं आएगा कि ये तो सबका जोड़ हो जाएगा क्या, मतलब टोटल वेरिएबल का ये पूछ लिया जाएगा कभी 0 हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा, ये बिल्कुल ये मैं डबल ग्राफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ग्राफ कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, इसमें मैं सारा का सारा ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद में एक और क्लियर ग्राफ लेके आ रहा हूँ। इधर अपन आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, उधर अपन को कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इस ग्राफ, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो एक तो सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला याद रख लो, एक तो उनके बाद इनके ग्राफ बना लो। इस ग्राफ को फिर ग्राफ, इसको आप है ना थ्योरी पढ़ोगे ना तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाओगे। थ्योरी वो वाले पढ़ना कि कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है, कौन सी इंक्रीज है डिक्रीज है वो। फिर अपन थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट ग्राफ पे आ जाओ, फिर ग्राफ को इसको एनालाइज करो, ठीक है। 2 से 3 मिनट एक मनन करो,
फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर भी उदाहरण के लिए अब ये आप देख सकते हो, कच्चा माल हो गया, लेबर हो गया, ईंधन हो गया, विपणन विज्ञापन हो गया, पैकेजिंग और शिपिंग हो गया, इन्वेंट्री लागत हो गया। अब ये इन्वेंट्री लागत के बारे में क्या वो बता सकते, कमीशन आधारित बिक्री हो गया, ओवरहेड कॉस्ट होगी, ये सारे के सारे इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये रॉ मटेरियल वगैरह ये सारे के सारे फैक्टर वगैरह कारक है ना, उदाहरण के लिए इन पे इनकी लागत लगती है। ठीक है, तो अब टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में, मतलब अपन फिक्स कॉस्ट के बारे में अपन पढ़ लिए। ठीक है, अब अपन वेरिएबल के प्रकार क्या होते हैं, ये प्रत्यक्ष परिवर्तनशील लागत विशिष्ट जैसे कच्चा माल के लिए जिम्मेदार, अप्रत्यक्ष कई उत्पाद विपणन की साझा की जाती है, ये मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब आपको देखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कौन प्रोडक्ट, देखो ये इसका प्रोडक्शन वॉल्यूम किसको प्रभावित करता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। आपको देखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कौन कौन प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन करता है, इनपुट प्राइसेस करता है, एफिशिएंसी करता है, टेक्नोलॉजी करता है, इंडस्ट्री कंडीशन करता है। एक बार इनको आप रीड मत करो, मतलब याद मत करो, आप समझो क्या कि ये वेरिएबल कॉस्ट को कैसे प्रभावित करता है। देखो वेरिएबल जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम है, प्रोडक्शन कम किया तो टोटल कॉस्ट भी कम हो गई, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो गई। प्रोडक्शन इंक्रीज किया, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। इनपुट प्राइसेस जैसे अपनी लेबर है, जैसे कोई लेबर 10,000 का काम कर रहा है, अब वो बोलेगा नहीं तो मैं तो 15,000 में काम करूँगा, तो अपनी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, मतलब ये लेबर। अब टेक्नोलॉजी, अब अपन को पता चले अपन 3G से अपन 5G से AI में इंक्रीज जा रहे हैं, तो AI में जाएंगे तो अपन को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जैसे अभी iPhone आया, 15 आया, उसमें क्या होता है कि AI नहीं है, जो 16 आया उसमें AI टेक्नोलॉजी वगैरह है, ChatGPT वगैरह ऑल आर इंक्लूडेड इन द iPhone 16 Pro Max वगैरह उनमें इंक्लूड है, तो उनकी क्या है प्राइस भी ज़्यादा है। तो धीरे धीरे जिसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा उसमें प्राइस ज़्यादा, तो मतलब ये कौन सी ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अब अपन औसत लागत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, औसत लागत कैसे निकालते हैं। औसत लागत को फॉर्मूला पता है सबकी, कुल लागत में अपन मात्रा का भाग दे देंगे। मतलब कभी कभार ये होता है ना कि अपन एवरेज निकालते हैं ना, मैथमेटिक्स में आप एवरेज निकालते होते हैं कि एवरेज कितने निकालते हैं। जैसे 5 लोगों का एवरेज निकालना है कि उसके 10 नंबर है, उसके 20 है, इसके 30 है, इसके 40 आ गए, कितने लोग हैं 5 लोग हैं, उन टोटल का जोड़ किया, अपन किसका भाग देते हैं, कितने लोग हैं 5 है। जैसे इसमें ये है कि टोटल लागत कितनी हो जाए, जैसे मान लो 10,000 लागत है और कितने आउटपुट की अपन ने 100 यूनिट की है, तो उसको अपन 100 यूनिट से डिवाइड करके अपन एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, मार्जिनल में टोटल कॉस्ट में परिवर्तन डिवाइड बाय क्वांटिटी में परिवर्तन, उसको क्या होता है अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो वो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है आपके लिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ एवरेज कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देखो अपन अभी पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी, टोटल कॉस्ट पढ़ी थी ना। अब अपन कौन सी पढ़ते हैं, एवरेज कॉस्ट पढ़ते। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी हो सकती है। देखो मैंने टोटल कॉस्ट निकाला था, अब अपन एवरेज कॉस्ट निकाले, तो इसका अंतर होता है। ठीक है, वो अपन टोटल कॉस्ट अपन वहां पर कैसे जोड़ देते, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दे। लेकिन एवरेज कॉस्ट अपन कैसे निकालेंगे टोटल, तो टोटल कॉस्ट में अपन किसका भाग देंगे, क्वांटिटी का भाग देंगे। और एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट में अपन किसका भाग देंगे, क्वांटिटी में भाग देंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अपन किसका भाग देंगे, क्वांटिटी देंगे। टोटल कॉस्ट निकालना है तो अपन टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देंगे। ये फॉर्मूले मतलब काफी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करोगे ना आपकी हैबिट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है कि मतलब टोटल कॉस्ट में अपन किसका भाग देंगे, क्वांटिटी में। मतलब ये एक तो इसका तरीका होता है ना कि रास्ता अपन को बता दिया जाता है, फिर तो अपन क्या चलने में माहिर है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एवरेज जहाँ पे भी नाम आए ना, एवरेज का मतलब समझ गए ना कि एवरेज में अपन उतनी संख्या को भाग देना। तो एवरेज में ये समझ में आ जाना है कि उसमें अपन की भाग देना है। यहाँ पर अपन किसकी भाग देते, क्वांटिटी की बात करें तो अपन क्वांटिटी का भाग देंगे। और टोटल कॉस्ट में क्या करता है कि टोटल निकालने के लिए किसी संख्या को जोड़ा जाता है। तो वैसे आप एक दूसरे से रिलेट करके समझे। ठीक है, अब ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा। अब ये ध्यान रखना है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ कैसे होता है, ये डाउनवर्ड होता है, हाइपरबोला होता है, मतलब ये होता है कि घटता हुआ होता है। तो इस प्रकार से ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आज अपनी टोटल फिक्स के बारे में अपन ने रीड कर लिया, तो टाइम भी हो गया है, तो अपन कल एवरेज कॉस्ट के बारे में रीड करेंगे और फिर मार्जिनल कॉस्ट के बारे में करेंगे। उसके बाद में अपन मॉडर्न थ्योरी में जाएंगे।
तो ये एक बार आप रीड करके आना, थोड़े फॉर्मूला वगैरह अच्छे से याद करना, लंबा मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि आपको मेन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एवरेज का हो गया, मार्जिनल का हो गया और टोटल यूटिलिटी का हो गया, ये तीनों में आप याद करके आना है। तो आज आपकी अपनी जर्नी यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर। अभी तो आएगी नहीं सर्दी और अभी तो